वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ाने वाला फॉर्मूला। नमस्कार, देशहित में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। खबरों का मेन्यू कार्ड एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। आज हम 8 बजे वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ाने वाला फॉर्मूला, कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ कोरोना हराओ, तो फिर कैसे बढ़ेगा वैक्सीनेशन बताएंगे आपको कुछ सेकंड्स बाद। और ठेके ने दी आवाज और वो आ गए 8:27। सबसे पहले हेडलाइंस। वैक्सीन संकट पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन का फॉर्मूला दे सरकार। मनीष सिसोदिया बोले कोविड प्रबंधन के वक्त चुनाव प्रबंधन में व्यस्त थी केंद्र सरकार। महामारी में कांग्रेस के रवैये से दुखी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर गुमराह करने और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, कोरोना संक्रमण के लिए बढ़ने के लिए सरकारें भी जिम्मेदार। मुंबई की तरह खुली जगह और स्टेडियम में वैक्सीन लगवाने का प्रयास किया जाए। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, पूरे राज्य में 12 मई से 10 दिन का फुल लॉकडाउन। सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही जरूरी चीजों के लिए दुकानें खोली जाएंगी। नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों का दिखने लगा असर, देश भर में कोरोना के मामले में आई कमी। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस, 3,876 लोगों की मौत। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में भी मरीजों की संख्या कम हुई है। पप्पू यादव को मधेपुरा ले गई पटना पुलिस, मधेपुरा के कोर्ट में होगी पप्पू यादव की पेशी। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में आज पटना में गिरफ्तार हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। मराठा आरक्षण को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मराठा को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने की मांग की। बोले जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करूंगा। मुंबई पुलिस ने एपीआई सचिन वजे को बर्खास्त कर दिया। मनसुख हिरेन हत्याकांड और विस्फोटक मामले में आरोपी हैं सचिन वजे। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। 13 मई को बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करेंगे दौरा। शीतलाकुची समेत दूसरे हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से जाकर मुलाकात करेंगे राज्यपाल। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से जबरदस्त तबाही, 12 से 13 दुकानें बह गई। लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, एक शुभ समाचार। देशहित की शुरुआत बहुत कम होता है कि जब कोरोना काल में एक अच्छी खबर आती है तो सबसे पहले बताना जरूरी है। कोरोना महामारी से लड़ रहे देश को 11 दिनों बाद एक अच्छी खबर मिली है। कोरोना पर यह शुभ समाचार आपको देशहित में देना चाहिए, क्योंकि ये देशहित में है। सबसे पहला शुभ समाचार यह है कि भारत में कोरोना संक्रमण की गति धीमी पड़ रही है। संक्रमण की गति धीमी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में जब आप देख रहे थे ना 4-4 लाख केसेस आ रहे थे, लेकिन अब 3,29,000 केस हैं, थोड़े कम हो गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,29,000 केसेस सामने आए हैं। ये आंकड़ा बीते 11 दिनों में सबसे कम है। आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि 1 मई से किस तरह संक्रमण के केस तेजी से बढ़ने शुरू हुए। 1 मई से रोजाना संक्रमित होने वालों की संख्या 4 लाख के पार चली गई, लेकिन अब संक्रमण में गिरावट आ रही है। ये अच्छे संकेत आप कह सकते हैं। दूसरी अच्छी खबर जान लीजिए, पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा, मतलब लोग ज्यादा सही हो रहे हैं, बीमार कम हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? संक्रमितों की संख्या से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। 24 घंटे में 3,29,000 संक्रमित आए, लेकिन जानते हैं ठीक कितने हुए? 3,56,000। 3,56,000। और ये आंकड़ा तो आप समझ लीजिए लगभग 62 दिन बाद ऐसा हुआ है कि जब ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा हो गई बीमार होने वालों से। यह बहुत अच्छी चीज है। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली में पिछले 15 दिनों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरकर आधा रह गया है। 20% हो गया पॉजिटिविटी रेट, जो पहले बहुत ज्यादा था। दिल्ली में 37% तक पहुंच गया था। पिछले 15 दिनों में आधा हो गया पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में। 9 दिनों में कोविड से जिन लोगों की जान गई है उनके अंतिम संस्कार में 38% की कमी आई है। ये अच्छी चीजें बताना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी फैलाना बहुत जरूरी है, और ये सब फैक्चुअल चीजें हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5% की रफ्तार से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है प्रतिदिन। इसकी तो WHO भी तारीफ कर रहा है, यूपी की तो। कानपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मांग 50% तक कम हो गई है। 5वीं अच्छी खबर,
महाराष्ट्र में भी कोरोना की लहर धीमी पड़ रही है। जी हां, महाराष्ट्र में 67,000 संक्रमित मिले 24 अप्रैल को। उसके बाद 5 मई को 57,000 लोग संक्रमित मिले, 6 मई को 62,000, 7 मई को 54,000, 8 मई को 56,000, 9 मई को 54,000, 10 मई को 52,000 लोग संक्रमित मिले हैं। मतलब रफ्तार संक्रमण की गति कम हो रही है। छठी अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश और बिहार में भी कोरोना संक्रमण के केस कम हो रहे हैं। सातवीं अच्छी खबर यह है कि भारत बहुत कम होता है ना, अच्छी खबर मिलना बड़ा मुश्किल हो गया संक्रमण के संकट काल में। देखिए सातवीं अच्छी खबर बता रहे हैं, 17 करोड़ 27 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 17 करोड़ 27 लाख, और ये दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन है। हालांकि ये बात सही है कि 138 करोड़ है तो उस हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, ये भी फैक्ट है। आठवीं अच्छी खबर यह है कि अमेरिका में 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर को मंजूरी मिल चुकी है और कनाडा में 13 साल की बच्ची को वैक्सीन लगी है। बच्चों को वैक्सीन, ये अच्छी खबर है क्योंकि अब बच्चों का वैक्सीनेशन, हालांकि ये कहा जा रहा है बार बार कि तीसरी लहर का कहर बच्चों पर रहेगा कहर। भारत के लिए राहत है, कोरोना कम हुआ है, लेकिन आप जानते हैं ये राहत शर्तों पर है। शर्तें हैं लॉकडाउन की, कर्फ्यू की, पाबंदियों की, 2 गज की दूरी की, मास्क की, नियमों की, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की। मतलब यूं समझिए कि कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए ना पूरा हिंदुस्तान सांसें रोके बैठा है। लेकिन फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि ये तक कब तक चलेगा, कब तक घर में बैठे रहेंगे। जाहिर है ज्यादा दिन ऐसे हालात में देश नहीं आगे बढ़ सकता। हमें आगे भी बढ़ना है और लड़ना भी है। देश को संभवतः खोलना पड़ेगा, कारोबार चलाना पड़ेगा, और देश खोला तो फिर कहीं फिर से वही कोरोना कमबैक, कोरोना की लहर फिर से लौटने का डर। इसका एक ही उपाय नजर आ रहा है, भारत की पूरी आबादी का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए, जल्द से जल्द। और वो फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा क्योंकि 138 करोड़, अभी तो 17 करोड़ की वैक्सीनेशन हुआ है। हमारे पास 2 ही वैक्सीन है, प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है। आबादी 138 करोड़, 1 अरब से ज्यादा, 2 वैक्सीन, प्रोडक्शन लिमिटेड। ऐसे में भारत सरकार दुनिया भर में अपील कर रही है कि वैक्सीन के पेटेंट में ढील दी जाए, वैक्सीन पर एकाधिकार खत्म हो। अमेरिका भी साथ है, ताकि दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद वैक्सीन के फॉर्मूले पर भारत में दूसरी वैक्सीन भी ज्यादा से ज्यादा बनाई जा सके। फॉर्मूला जो है उसका पेटेंट खत्म हो। अब अमेरिका कह तो रहा है कि भारत की बात ठीक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन वाले लगाम खींचे बैठे हैं, कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, पेटेंट है। मतलब आप सोचिए, दुनिया त्राहिमाम कर रही है, इनको पेटेंट की पड़ी है। ये डेवलपिंग कंट्रीज सारा बर्बाद करके रख देंगे, पता नहीं उन्हें वैक्सीन बनानी भी आएगी या नहीं, ये दावा किया जा रहा है ऐसा। इधर अब तो केजरीवाल जी भी इंडियन वैक्सीन के पेटेंट में डील देने की बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन पेटेंट का इशू ग्लोबल से अब लोकल हो चुका है। तो चलिए आज आपको समझाते हैं, समझते हैं कि आज के हालात में भारत को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है वो कैसे मिल सकती है। देश हित में आपको पहले यह जानना चाहिए कि वैक्सीन का फॉर्मूला सभी कंपनियों को देने के फायदे क्या है। मतलब जो वैक्सीन का फॉर्मूला है, अभी सिर्फ 2 कंपनी, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, 2 से ज्यादा कंपनीज बनाएंगी। अगर फॉर्मूला पब्लिक होगा सारी कंपनीज बना पाएंगी, तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, नफा भी है, नुकसान भी है। ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, देश हित में हम आपको इसलिए दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, समझिए, जानकारी बढ़ाइए। वैक्सीन फॉर्मूला बांटना सही भी है, गलत भी कैसे हो सकता है। देखिए, फॉर्मूला बांटने के फायदे और नुकसान। फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, सारे बनाएंगे, सारी कंपनीज बनाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जल्दी वैक्सीन की कमी जल्द दूर हो जाएगी। वैक्सीन की कीमतें कम होंगी, बहुत जरूरी, 400-600 जो भी है 1200 तक वो कम हो जाएंगी फिर वैक्सीन की कीमतें। वैक्सीन के ज्यादा संस्करण मिलेंगे, वैक्सीन पर नई खोज को बढ़ावा होगा, नए नए वेरिएंट, नए नए म्यूटेशंस, तो नई ज्यादा कंपनियां, ये तो फायदा हो गया। लेकिन नुकसान सोचिए, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग संभव है, सुरक्षा गुणवत्ता में कमी संभव है, मूल दवा कंपनियों को नुकसान संभव है और कच्चे माल की प्रतिस्पर्धा भी इससे बढ़ेगी। वो सारे सवाल। वैक्सीन का फॉर्मूला पब्लिक होता है, मतलब वो अगर उसका पेटेंट खत्म होता है, बाकी कंपनी उसको राइट्स दे दिए जाते हैं, तो उसके फायदे और नुकसान दोनों समझना जरूरी है। देखिए, फायदा ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैक्सीन की कमी दूर होगी, सबसे बड़ी चीज। दूसरी बड़ी चीज, कीमतें कम होंगी, अभी है 400, 600, 1200। इसके अलावा वैक्सीन के ज्यादा संस्करण मिलेंगे क्योंकि अलग अलग वेरिएंट हैं, तो वैक्सीन के अलग अलग संस्करण। अभी तो कोविशील्ड को वैक्सीन है, 2 ही ऑप्शन है, फिर ज्यादा संस्करण होंगे। वैक्सीन पर नई खोज को बढ़ावा मिलेगा, ये फायदे हो गए। नुकसान भी है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी संभव है, बिल्कुल है। सुरक्षा गुणवत्ता में कमी संभव है, अभी तो एफिकेसी रेट बहुत ज़्यादा है ना, 81%, फिर वो कम भी होगी, वो रिस्क भी फैक्टर होगा। मूल दवा कंपनियों को नुकसान होगा, कच्चे माल की प्रतिस्पर्धा जो है वो इससे बढ़ेगी। ये तमाम नफा नुकसान समझना आपके लिए ज़रूरी था।
बहरहाल आगे बढ़ता है। कोविड में वैक्सीन के पेटेंट पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, सिर्फ एक और संगीन सियासत हो रही है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत को बदनाम करने की ना बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मतलब कोरोना बहाना, भारत निशाना। आपको 2-3 उदाहरण गिनाता हूं। पूरी दुनिया में कोरोना से इतने लोग मरे, क्या आपने कभी भारत के शमशान जैसी तस्वीर किसी और मीडिया में देखी? ये सब तो अमेरिका में भी हुआ था, ये सब तो इटली में भी हुआ था। वहां की ऐसी शमशान की एरियल शॉट्स दिखाए किसी ने? लोग मर रहे हैं, ये सब कहीं नहीं आपने देखा होगा। सिर्फ इंडिया की ऐसी इंटरनेशनल कवरेज हो रही है जैसे भारत ने सरेंडर कर दिया, ये नहीं देखी होगी। पूरी दुनिया में चाइनीज कोरोना से, मैं फिर से बोलता हूं, ताल ठोक के बोलता हूं, देश हित में बोलता हूं, चाइनीज कोरोना से 33 लाख लोग मर गए, 6 लाख अमेरिका में मर गए। आपने कभी यह सुना कि WHO ने चीन का नाम लिया हो? वुहान वायरस, चाइनीज वायरस। अब जब चाइनीज कोरोना की दूसरी लहर भारत में कहर बरपा रही है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे भारतीय स्ट्रेन कह रहा है, इंडियन स्ट्रेन। गुस्सा आया? इंडियन कोविड स्ट्रेन। भला सोचिए, कोरोना बनाए चीन, फैलाए चीन, सच छिपाए चीन, उसमें साथ दे WHO, और जब भारत में मौतें हो रही हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे भारतीय स्ट्रेन बताकर दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। भारतीय स्ट्रेन, हद है चाइनीज हिपोक्रेसी की। तो इंडियन वेरिएंट का नाम देने वाले WHO भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश का हिस्सा इसलिए भी लगता है क्योंकि कोविड-19 वायरस चीन के है, वुहान से निकला। तो और कोई जानता है वुहान वायरस है, वो तो चाइनीज वायरस है, ये तो निकला वुहान से। लेकिन WHO ने कभी कोरोना को वुहान वेरिएंट का नाम नहीं दिया। आज इंडियन वेरिएंट कह रहा है वुहान, WHO वुहान वेरिएंट का उसने। कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई? WHO ने आज तक इसे लेकर चीन को जिम्मेदार नहीं बताया। अमेरिका ने तो बता दिया, बल्कि 2015 में ही ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा था चीन। WHO ने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि वुहान से पूरी दुनिया में वायरस फैला कैसे? चीन ने लापरवाही की या जानबूझकर ऐसा कोरोना फैलाया जैविक हथियार के तौर पर? कोविड-19 वायरस से जुड़े वुहान के शुरुआती डेटा WHO आज तक चीन से क्यों नहीं मांग सका? और सबसे बड़ी चीज, WHO फूड चेन थ्योरी, चमगादड़ थ्योरी, सी फूड मार्केट थ्योरी नकार चुका है। तो क्या चीन के लैब में वायरस बना है क्या? ये मैन मेड वायरस है क्या? ये आज तक पुष्टि क्यों नहीं हो सकी? इंडियन वेरिएंट बोलते हैं लोग। और अब देश हित में उन लोगों को सावधान करने वाली खबर, जो वैक्सीन लगने के बाद उसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो आप अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जानकारी ये है कि ऐसा करने वाले साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया से उनकी निजी जानकारियां चुराकर धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने से आप लोग बचें। कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोग दूसरों से मिलने से भी कतराते हैं, उस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घूम घूम कर ना सिर्फ दूसरों की मदद कर रहे हैं बल्कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता भी फैला रहे हैं। ऐसे ही एक हीरो हैं विजय अय्यर, जो भोपाल में लोगों की मदद निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं लगातार। राजधानी भोपाल के रहने वाले विजय अय्यर अनोखे अंदाज में कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की सहयोग कर रहे हैं। विजय अय्यर लाउड स्पीकर लेकर लोगों निकलते हैं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए, घरों में अंदर रहने के लिए, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक स्कूटी रखी है जिस पर बाकायदा कोरोना मुक्त भारत अभियान लिखा हुआ है। विजय कोरोना मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। इस स्कूटी में इनके साथ सैनिटाइजर का एक डिब्बा भी रखा हुआ होता है जिससे ये लोगों को घरों में जाकर सैनिटाइज करते हैं, उनके घरों को सैनिटाइज करते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके यहाँ भी जाते हैं। हमारे साथ विजय अय्यर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विजय, ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की टीला यमापुरा की संचालिका BK सीमा दीदी ने दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह अभियान विगत 1 वर्षों से लगातार जारी है। इन 1 वर्षों में हमने भोपाल शहर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, शमशानघाट, कब्रिस्तान, बैंक एवं बैंक ATM सभी जगहों को सैनिटाइज किया। साथ ही साथ भोपाल शहर के 300 कॉलोनी, 4000 मकानों को भी सैनिटाइज अभी तक हम कर चुके हैं। एक दिन में विजय आपके पास कितने कॉल आ जाते हैं और आप कितने जगहों पर पहुँचकर सैनिटाइजेशन का काम कर देते हैं? 70 से 80 कॉल आ जाते हैं और इस दौरान हम कहना 50 से 60-70 जितने हो जाते हैं, जितना ज़्यादा रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल अटेंड करके लोगों तक ये सहयोग पहुंचाना चाहते हैं। ये आपके हाथ में एक साउंड है, इसका क्या करते हैं आप? इस साउंड के माध्यम से, गीतों के माध्यम से तथा अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित निःशुल्क है। साथ ही साथ लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, घर से बाहर ना निकलने, कोरोना कर्फ्यू का पालन करने जैसी सलाह लोगों को दी जाती है।
तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं इस तरह से पूरा अपनी गाड़ी लेकर, सैनिटाइजेशन मशीन लेकर, तो क्या पुलिस आपको रोकती है, क्या करती है आपके साथ? नहीं, पुलिस प्रशासन का मेरे को पूर्ण सहयोग मिलता है, वो कोई रोकती नहीं है मेरे को। ये कितना समय हो गया आपको? आप लोगों को बता रहे थे कि वीडियो कॉलिंग के जरिए मेडिटेशन कराते हैं, वो किस तरह से मेडिटेशन आप कराते हैं? मेडिटेशन कराने का आइडिया मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव, मेरे फादर मेरे साथ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इस दौरान मैं चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मैंने देखा लोगों के अंदर कोरोना से ज़्यादा कोरोना का डर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको फिजिकल आइसोलेशन के साथ साथ मेंटली आइसोलेशन की ज़रूरत थी। तो ये मेडिटेशन से ही संभव है। व्यक्ति जब मेडिटेशन करता है तो उसका दिमाग स्थिर होता है और नकारात्मक विचार उसके दिमाग से दूर हो जाते हैं और वो एक सकारात्मक चिंतन की तरफ अग्रसर होता है और सकारात्मक चिंतन के द्वारा वो अपने अंदर एक हीलिंग एनर्जी महसूस करता है। और इस दौरान लोग बहुत सारे रिकवर भी हुए, बहुत सारे लोगों का अनुभव भी है। बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं संदेश देना कि मास्क आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, और वैक्सीन लगाएंगे तो आपके शरीर में वैक्सीन के दूसरे डोज के साथ ही आपके शरीर में एक एंटीबॉडीज डेवलप होगा, जो कि आपके शरीर में क्या है, कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक युवा इस जागरूकता अभियान में मेरे साथ आएँ। अगर घर पे रह रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग समझाए घर के बाहर बेवजह ना घूमें। अगर 15 दिन अगर अपन इस चीज़ को संयम बरत लेंगे तो अपन बहुत ही जल्द कोरोना ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, इनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ, जिसके बाद ये लोगों को अब जो होम आइसोलेशन में रह रहे लोग हैं उन्हें मेडिटेशन भी करवा रहे हैं। तो जी मीडिया ऐसे रियल हीरोज को सलाम करता है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो एक तरफ वैक्सीन है और दूसरी तरफ है वाइन, और जो आप देख रहे हैं वो है भारत की लाइन। आज से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डीएम के आदेश पर वाइन शॉप खोल दिए गए। कहीं पर 9 घंटों के लिए तो कहीं पर 24 घंटों की समय सीमा तय कर दी गई। और इन सब के बीच आज महाराष्ट्र के अमरावती में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखी गई। दोनों ही तस्वीरों में एक बात कॉमन, और वो ये कि दोनों ही कतारों में कोरोना के नियम टूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच ठेके का ताला खुलना शराबियों के लिए सूर्योदय की तरह है। वाराणसी, नोएडा, मेरठ, हापुड़ समेत यूपी के तमाम जिलों में ठेके के बाहर लाइन में लगे लोग तो यही मान रहे हैं। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के अट्टा के एक शराब की दुकान के सामने खड़े हैं, और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही शराब की दुकानें खुली लोग यहाँ पे उमड़ पड़े। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। गनीमत है लोगों ने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगा रखा है, लेकिन शराब ख़रीदने के लिए आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। शुरुआत में सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे लाइन लंबी होती है सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आती। और इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली से नोएडा आकर शराब ख़रीदने के लिए आए हैं और वो शराब ख़रीद के वापस दिल्ली जा रहे हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? इधर से ही है जी। इधर से ही। हाँ जी। ये बताइए कितने दिन नहीं पीती है जब खुले नहीं थे तो? पी तो हम थोड़े दिन में गैप में रहे, पड़ी हुई थी, पहले का स्टॉक पड़ा हुआ था। वैक्सीन लग गई आपको? हाँ जी सर, वैक्सीन लग गई है। 1 वीक पहले लगी है। 1 वीक पहले लगी है वैक्सीन। 15 दिन पहले उससे विस्की ली थी। आज थोड़ा सा आए थे इधर ही, और यहीं रहते हैं घोड़ा कॉलोनी में, तो थोड़ा सा सोचा ले एक आध। वैक्सीन ज़रूरी है या शराब ज़रूरी है? दोनों चीज़ ज़रूरी है। एक आदमी 2 हाथ 6 बोतल एक साथ। नोएडा सेक्टर 18 में शराब खरीद कर जाते इस युवक को देखिए। इसके दोनों हाथों में शराब की 3-3 बोतलें हैं। एक और बोतल पैंट की जेब में है। यानी कुल मिलाकर 7 बोतल शराब खरीदकर ये युवक ठेके से विदा हुआ। नोएडा में सुबह 10 बजे से शराब की दुकानों के आगे लंबी लाइनें लगी थी। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था तो कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों?
शॉप खोली है तो सिक्योरिटी भी करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। गार्ड खड़े ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि अगर संक्रमण होगा सर आम पब्लिक की जिम्मेदारी कितनी बनेगी आप ये बताइए। यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डीएम ने परमिशन क्यों दी ठेके खोलने के लिए? शराब की दुकान पर खड़े इस सफेद शर्ट वाले लड़के को देखिए, न ठीक से मास्क पहन रखा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी डर लगे, क्योंकि संक्रमण से हालात अभी भी बहुत खराब हैं, लेकिन इसे डर नहीं है। ये देखिए अब पुलिस भी यहाँ पर आई है और जिस तरीके से लोगों को बोला जा रहा है कि लाइन में लगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद ही, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, संक्रमण की दर जो है लगातार बढ़ रही है, हज़ारों लोगों की मौत हो रही है। अगर ठेके पर सिक्योरिटी होती है तो व्यवस्था ठीक रहती है, और अगर पुलिस नहीं दिखती तो फिर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ जाती हैं। हापुड़ में ठेके के बाहर कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा। फिर भी इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद खुला है। लॉकडाउन में बहुत अच्छा करना पड़ा, बस इसकी ज़रूरत थी तो अब ये भी खुल गए। जिन्हें शादी ब्याह में जाना है उनके लिए सही है। डबल लेनी पड़ गई, ब्लैक में मिली है, वो भी नकली मिली है। ये परेशानी आई है। 250-250 रुपये के 300-300 रुपये क्वार्टर बिके हैं और लिए। तो ये कह रहे जाएंगे खुलते ही रहे, पूरा बाजार ही खुला, गरीब आदमी मर रहा है इसमें। विपक्ष के कई नेताओं को ये कहते तो सुना होगा कि लॉकडाउन में गरीब आदमी मर रहा है। ये भाई साहब पहले इंसान हैं जिन्होंने कहा कि शराब का ठेका बंद होने से गरीब आदमी मर रहा है। पूरा बाजार ही खुला, गरीब आदमी मर रहा है इसमें। अब जरा वाराणसी की तस्वीरें भी देखिए। जमीन पर सफेद रंग के गोले बने हैं, सामाजिक दूरी बनाकर लोग खड़े हैं, मुंह पर मास्क भी है। ये तो वाराणसी के ठेके के बाहर की एक तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में लोग हैं लेकिन मास्क नहीं। इसने मास्क नहीं पहना है, जिसने पहना भी है उसका मास्क पहनना और ना पहनना एक जैसा ही है, क्योंकि मास्क नाक के नीचे है। जो लोग शराब खरीदने आए थे उनसे पूछा गया क्या ऐसे समय में ठेका खोलना जरूरी था। जवाब सुनिए। अब ना खोलो तो पब्लिक छपाट में मरत होंगे, कहाँ जाइए पब्लिक। मतलब जरूरी था। अब जय भाई योगी जी के बढ़िया लगल तब नहीं खुलवा दिलन है। मंदिर में न जाइए, दारू खाने पर लोग पहुँच जाइए, मंदिर तक न जाइए न। बढ़िया काम के लिए कौन जाता है बताइए आप हमको। ये मानते हैं कि ठेका खुलना अच्छा काम नहीं है, लेकिन योगी जी को ये अच्छा लगा तो ठीक है। आगे एक और भाई साहब हैं, इन्हें भी सुन लीजिए। खुलना ही चाहिए तो, क्योंकि इसमें जो सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल मिक्स है, इसमें फायदा तो है कुछ। कोरोना भीड़ को लेकर तो नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए खुला है तो बढ़िया ही है। यानी इन्हें शराब में सैनिटाइजर जैसा फायदा दिखता है। कोरोना से लड़ाई में इन्हें दारू दवा की तरह लगती है। अच्छी बात तो ये लोग पब्लिक परेशान है, क्या किया है, दवाई वो भी तो दवा है। मंदिर बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, लेकिन ये तो खुला है। अभी क्या किया जाए, पब्लिक को चाहिए, चाहत है तो भाई उसको तो खुलना जरूरी है। नोएडा से हापुड़, अलीगढ़ और वाराणसी तक ठेके के पास खड़ा कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो इस फैसले का विरोध करे, सिवाय एक के। नहीं खुलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सब मार्केट बंद है तो इसको भी बंद रहना चाहिए। कोरोना के माहौल में मंदिर बंद है, सब बंद है तो इसको भी बंद रहना चाहिए ना। लेकिन आज से खुला है। आज से खुला है, ये गलत बात है, इसको भी बंद रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सभी डीएम अगर ये रिपोर्ट देख रहे हो तो जरूर बताएं, कोरोना कर्फ्यू में होटल, रेस्टोरेंट से लेकर ज्वेलरी और कपड़े की दुकानें बंद हैं, तो फिर ठेके खुलने की इजाजत क्यों दी गई। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा। सवाल सिर्फ डीएम से नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जनता पूछेगी कि महामारी में जब आम लोग अपने घरों में रहकर कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, ऐसे में ठेका खोलना क्या लोगों को घरों से बाहर निकलने का बेवजह मौका देना नहीं है, या फिर ठेके इसलिए खुले क्योंकि उत्तर प्रदेश लिकर एसोसिएशन ऐसा चाहती थी। ठेके क्या इसलिए खुले क्योंकि रोजाना 100 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा था, लेकिन इससे अगर संक्रमण फैला और फिर जान का नुकसान हुआ तो उसका आकलन करना मुश्किल।
कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है और रूप बदलने के साथ वो और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। लेकिन इन दिनों कोरोना से भी खतरनाक एक समस्या घर कर रही है और इस समस्या का नाम है एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तौर पर कमजोरी। एंजाइटी क्या है और एंजाइटी से कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि एंजाइटी को अपने से दूर रखें, बता रहे हैं आपको हमारे डॉक्टर्स। उन्हीं से बातचीत के आधार पर ये रिपोर्ट हमने तैयार की। जो लोग अब तक कोरोना वायरस से बचे हुए हैं वो भी, और जो लोग संक्रमण से उबर चुके हैं वो भी, दोनों तरह के लोग एंजाइटी से परेशान हैं। और इस वक्त एंजाइटी भारत में कोरोना वायरस से भी तेज रफ्तार से फैल रही है। अब सवाल ये है कि एंजाइटी से बचने के लिए क्या करें। इस बारे में जी मीडिया ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के सेठी और श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप नायर जैसे देश के बड़े डॉक्टरों से जानने की कोशिश की। एंजाइटी के लक्षण क्या हैं? कैसे पहचानें कि एंजाइटी है, दूसरी बीमारी नहीं? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि लंग पूरी तरह से रिकवर नहीं होता और उनको सांस फूलता रहता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि टिपिकली चेस्ट में पेन या एंजाइना के या हार्ट ट्रबल के सिम्टम्स आ जाते हैं, खास तौर पे अगर पहले भी हार्ट डिजीज थी। और बहुत सारे हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो एंजाइटी हो जाती है, वो घबराहट हो जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, नींद नहीं आती, थकावट लगती है, अनड्यू फटीग जिसको कहते हैं, या फिर मसल्स में दर्द होती है, काम करने को मन नहीं करता, चलते हैं तो कमजोरी लगती है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कोरोना के बाद इन सिम्टम्स के साथ आते हैं। और ये सिम्टम्स ऐसा नहीं कि इमीडिएटली बाद नजर आने शुरू होते हैं, कुछ 1.5-2 महीने तक काफ़ी हद तक ये परसिस्ट भी करते हैं और इसके बारे में काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो क्या करें? इंसान जिसको पैनिक अटैक हो रहा है उसको समझाने की ज़रूरत होती है कि देखिए इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। पैनिक अटैक के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से ही फिर उसको एडवाइस देनी होती है कि आप खामखा में घबरा रहे हैं, इसमें आपको कोई बीमारी नहीं है। उनको लगता है कि उनको कुछ खराबी होगी, बॉडी में वाइब्रेशंस आ गए, खामखा में सांस फूलना शुरू हो गया, या तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं पैनिक एपिसोड के। तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी होती है, बेसिकली वो घबराहट वाला ही मैटर होता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी काउंसलिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर हमें कोई ऐसी बात बताई जा रही है, पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड के किसी आदमी से बताई जा रही है, तो वो उनके हित के लिए है। अगर वो उससे एक्सेप्ट कर लेंगे, मान जाएंगे, तो फिर जो है उसके फायदा होने की जरूरत है, उसके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। कई लोगों को सांस खींच कर लेनी पड़ रही है, तो क्या करें? ऑक्सीजन अगर पूरा आना है तो जरूरी नहीं है कि आपको सांस भी पूरी आ रही है, ये प्लीज हम मान के चले। कई बार हमारी बॉडी जो एडजस्ट करती है वो ज्यादा सांस लेने से भी ऑक्सीजन पूरी करती है। जैसे इवन एस्थमा का भी अगर अटैक होता है, आप देखेंगे एंड तक ऑक्सीजन मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन स्पैज़म यानी कि आपको सांस की तकलीफ जेन्युइनली होती है। सो पहले तो आपको ये देखना है कि उनको असली में प्रॉब्लम है कि नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन होने से ये नहीं आप कह सकते कि उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनके मसल, एक्सेसरी मसल, यानी कि सांस लेने के लिए ज्यादा जोर से सांस तो नहीं ले रहा, थक तो नहीं रहा, पसीना तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंसान कोशिश करेगा अपनी ऑक्सीजन पूरी करने के लिए, ये सारे चीजों के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए। ऑक्सीजन पूरा हो भी सकता है, लेकिन वो एक्सेसरी मसल और ये ज्यादा काम करके अपनी सांस ले रहा है। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमें मालूम है कि कोविड में लंग्स को अटैक होता है। जब लंग्स में अटैक होता है तो एकदम से नहीं सारी चेंजेस आ जाती हैं। शुरू में उनको जकड़न की फीलिंग आ सकती है, खांसी की फीलिंग आ सकती है, गले में दर्द हो सकता है, जुकाम हो सकता है। उसमें ऑक्सीजन इतनी जल्दी नहीं करता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन उनका 93-94 होता है तो हम उनको कहते हैं कि अब चुकन्ने हो जाइए, क्योंकि अगर कोविड में 93-94 पेशेंट का सैचुरेशन हो रहा है तो हम हो सकता है कि हमारे ज्यादा सीवियर फॉर्म हो रहा हो। सो ऑफ कोर्स कई बार तो मैं मानता हूँ कि कई बार साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहती है कि डर से कि अरे यार मेरे को कोविड हो गया है, कहीं मेरे को सांस की दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ये भी हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी है कि जेन्युइनली भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसको जरूर रूल आउट करना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की इमीडिएटली हमको उनको परामर्श करना चाहिए, ताकि ये देख लें कि ये कोविड के कारण प्रॉब्लम है या मेरे को लग रहा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एंजाइटी से लोगों को बचाने की दवा क्या है?
तो पहला स्टेप है आराम से आप बैठ जाइए, अनक्रॉस योर फीट, अनक्रॉस योर हैंड्स और अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पे रखना है। और ज्यादातर और भी बेहतर हो जाता है जब आप ये आंख बंद करके करें। और अगर आपके पास परिवार के कुछ लोग साथ हैं तो आप एक हाथ ऊपर एक हाथ रख के एक छोटा सा सर्कल बना सकते हैं ताकि एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जीज आप लोग शेयर कर सके। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, या अगर आप अकेले हैं तो पूरा ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित करते हुए लंबी गहरी श्वास लें। उसके 10 के काउंट पे उसको आप होल्ड करें और फिर धीरे से इसको आप बाहर छोड़ें। और जब बाहर छोड़ें तो अगर आप चाहें तो आप अपने होठों को खोल सकते हैं एंड यू कैन एक्सहेल आउट थ्रू योर माउथ। ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो आपने 3 बारी रिपीट करना है। फिर हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे जो बहुत पावरफुल है। ये हम ब्रीदिंग के साथ अपना एक एफर्मेशन ज्वाइन कर रहे हैं। उसका मतलब है कि जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो एक ऐसा इमोशन जो हम चाहते हैं अंदर जाए वो हम साथ लेके जाते हैं। जैसे आज की डेट में रिलैक्सेशन या एनर्जी सभी लोगों को चाहिए, तो जब हम श्वास अंदर ले तो हम कहें अब मैं अपनी श्वास के साथ सारा आराम अंदर लेके जा रही हूँ, सारा आराम अंदर लेके जा रहा हूँ और धीरे धीरे इस आराम को अपने पूरे शरीर में, अपने सर से लेके धीरे धीरे इसको पूरे शरीर में फैलने दे रहा हूँ। और जब मैं श्वास बाहर छोड़ूं तो वो ऐसा एक इमोशन जो आप अपने पास नहीं रखना चाहते वो आप बाहर छोड़ सकते हैं। हमारी बात हो रही थी घबराहट की, एंजाइटी की, पैनिक की, गुस्से की, डिप्रेशन की, जो भी आप अपने अंदर नहीं रखना चाहते वो आप बड़े प्यार से बाहर निकाल सकते हैं। सो अगेन सेकंड स्टेप बहुत ही बेनिफिशियल है, वैल्यूएबल है, जिसके अंदर आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं और एक एफर्मेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन को अंदर लेके जा रहे हैं और एक नेगेटिव इमोशन को बाहर छोड़ रहे हैं। इसको भी आपने 3 बार करना है। और फिर थर्ड स्टेप है वापस डीप ब्रीदिंग, जो हमने स्टेप 1 में किया। श्वास अंदर ली, कंट्रोल किया, श्वास बाहर छोड़ी और उसको बाहर निकाल दिया। सो 1, 2 and 3 को अगर आप एक्चुअली दिन में हर 6 घंटे के बाद करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुरक्षा कवच आपके आसपास बन जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक एंजाइटी से बचने के लिए नेगेटिविटी से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन ब्रीदिंग टेक्निक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, हम यही दुआ करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.